हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिफाई स्टडी जर्नल। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो हमने पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स देखे थे सारे, अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स लिए गए ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी से, यानी कि यूएसए से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? अब इसने पूछा है कि इस टाइम है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितने हैं? तो कितना आएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 6। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि संविधान लागू होने के समय, लागू 26 जनवरी 1950 को, कितने फंडामेंटल राइट्स थे? वो थे 7। तो अभी हम कितने लिखेंगे? 6, क्योंकि अभी प्रेजेंट में 6 इस टाइम हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, यानी कि जो थर्ड भाग है, दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसमें से संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, या वे संसद और राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वे जो हैं संसद और राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसमें से संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए हैं, या ऑप्शन नंबर 4, वे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के पूर्णतः समान हैं। तो नीति के निर्देशक तत्व जाहिर सी बात है कि दिए हुए हैं, तो ये नहीं है। और वे केवल नागरिकों के लिए हैं, ऐसा नहीं है। वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा कि संसद जो है उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है। इसका अधिकार न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार करना है कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसके कूट बनाने, कूट है 1 और 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही, 2 3 4 सही। तो हम देख रहे हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की भांति नहीं है, गलत, क्योंकि हमारे तो लिए ही गए अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है वो कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी कट गया। इसके बाद ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि इस तरीके का कोई न्याय नहीं करते, ये सिर्फ व्यक्तियों को दिए गए। तो ऑप्शन नंबर 3 वाले 2 कट गए। अब बचा ऑप्शन नंबर 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है। तो क्या संविधान का संरक्षण नहीं देता है? संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अर्जन और उसे बनाए रखने और उसके अपव्ययन का अधिकार, या भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण का अधिकार। तो संघ बनाने का अधिकार देता है, लेकिन शांतिपूर्ण से, बोलने की अभिव्यक्ति उसको भी प्रदान करता है। बस संपत्ति का अर्जन, इसके ऊपर हमारा जो बनाए रखने का अधिकार है ये प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी। पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। सही उत्तर अंकित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। तो राज्य जो पद है वो क्या है? संविधान के केवल भाग 3 है, ऐसा नहीं है। संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, संविधान के केवल भाग 4, संपूर्ण संविधान नहीं। तो संविधान के जो अनुच्छेद 12 में दी गई है वो है कि केवल भाग 3 और 4 के अंदर उल्लिखित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ यानी मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो किया गया है इसमें से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। तो जो राज्य विधि की बात करते हैं हम अनुच्छेद जो मूल अधिकार है उनमें भी राज्य की बात की गई, तो उससे पहले अनुच्छेद 12 और 13 में राज्यों के बारे में बताया गया था। तो अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग जो राज्य है उसकी परिभाषा में कौन सम्मिलित माना जाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जो रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनी है नहीं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन नहीं। भागीदारी फर्म इनको नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यही आंसर हो जाएगा कि ये राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हम ये हमारा मूल अधिकार है और इसमें हम न्याय की शरण ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 12 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए जो राज्य शब्द है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज यानी कि संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसमें हमारा मूल अधिकार आता है शिक्षा के लिए। भारतीय जीवन बीमा ये भी हमारा बीमा से रिलेटेड है जो कि मूल अधिकार है। इसके अलावा राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत जो है ये भी हमारा मूल अधिकार में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार हो सकते हैं बिजली प्राप्त करना। इसके अलावा संवैधानिक एवं संसदीय विधियों विषयों का अध्ययन संस्थान ये हमारा मूल अधिकार में नहीं कि हम चाहें तो संविधान और संसदीय विषय पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे कि ये राज्य में सम्मिलित नहीं है। इन सबको राज्य के अधीन आते हैं, ये जो शिक्षा संस्थान वगैरह हैं ये सब मूल अधिकारों में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। जो 13वां अनुच्छेद है 13वां अनुच्छेद उसके अकॉर्डिंग उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो हम किस पे जाएंगे मौलिक अधिकार पर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि संविधान में एक अनुच्छेद ऐसा भी है जो न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन मतलब उन चीजों पे दोबारा से वो देख सकते हैं उन चीजों को, तो ये शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान कर सकता है, वो है अनुच्छेद नंबर 13। इसी के आधार पे जो कोई भी न्याय किया गया है उसका दोबारा से उस पर विचार किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। तो जो अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं उनको शून्य घोषित किया गया है कौन से अनुच्छेद नंबर 13 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन करने की जो शक्ति है वो निर्णय संविधान की किस धारा पर केंद्रित है। तो वो कौन सी धारा है। जो गोलकनाथ विवाद था ये मूल अधिकारों से रिलेटेड ही था और इसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि मूल अधिकारों में जो संशोधन है वो न्यायालय नहीं कर सकती है, लेकिन इसको दोबारा से बदला गया और ये जो कानून बदला गया ये कब बदला गया था, ये बदला गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के बाद। उसमें बोला था कि जो संविधान है या संशोधन कर सकती है किसमें मूल अधिकारों में, तो इस पर विचार भी कर सकती है। तो ये जो शक्ति प्रदान की गई थी ये किसके आधार पर की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन की भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है। तो जो संवैधानिक संशोधन की शक्ति है या आधार है वो कौन से में आता है, आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 में भी कौन संशोधन कर सकता है, विधि जो उच्चतम न्यायालय वो कर सकता है। और ये जो अनुच्छेद 13 के अधीन विधि थी जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। अगर मूल अधिकारों से अलग है तो उन चीजों को शून्य घोषित किया जा सकता है भारत के संविधान में। तो अनुच्छेद 13 के अधीन अगर विधि है तो किस बात में हुआ था ये फैसला,
गोलकनाथ वाद में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जिसे सेकंड स्टेज यानी कि जो सेकंड स्टेज है उसका मानवाधिकार यानी कि सेकंड नंबर पे आता है, तो वो है हमारा समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। तो ये हमारा द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह कौन सी समानता है। तो वो कौन सी समानता है, मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। तो क्या आ जाएगा, प्रक्रियात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक चलता है, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में जिसका तात्पर्य क्या है। किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ये स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, ये कानून के समक्ष नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर तीनों सही आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो विभिन्न आधारों पे यानी कि वो अनुच्छेद नंबर 15 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसाधन के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल किया गया है। तो ये किस में आता है, समानता का अधिकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण जो है वो किस अधिनियम या अनुच्छेद के तहत आता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 4 के तहत। तो जो अनुच्छेद 15(4) है उसके अकॉर्डिंग ये चीज आती है कि इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। तो ये जो विशेष प्रावधान जोड़े गए पिछड़े वर्गों के, वो किसमें जोड़े गए, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो ये जो था वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों वगैरह के लिए था, तो ये किससे था, भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों से। तो इसमें संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये चीज की थी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में, कि जो आरक्षण है वो अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। तो वह हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार ठाकुर व भारत संघ केस में केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के संरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, समाज में समानता के होने का एक नियतार्थ यह है कि उसमें किस चीज का अभाव होना चाहिए, इसमें अवरोधों का अभाव है नहीं, विशेषाधिकारों का अभाव है, ये चीज इसमें सही है। उसके अलावा प्रतिस्पर्धा का अभाव भी नहीं है और ना ही विचारधारा का अभाव है, तो विशेषाधिकारों का अभाव है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सही है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट चलते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया था? अनुच्छेद 32 में, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था कि ये संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये किसमें बोला गया था? अनुच्छेद नंबर 20 में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल नंबर 24, जिसमें हालांकि 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, लेकिन जो 24 नंबर है वो ये कहता है कि बच्चों को 18 साल से पहले कोई भी जोखिम भरा काम नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का नाम दिया नहीं है, क्योंकि ये भाषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 में आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता भी, और इसे 19 ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 19 ए। तो आर्टिकल हमारा कौन सा है? 19। नेक्स्ट चलते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उस रिट की आवश्यकता होती है इस चीज के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए, यानी कि न्यायालय को 24 घंटे के अंदर या फिर जल्द से जल्द जो बंदी है उसे सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को अगर बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कोई भी व्यक्ति जो बिना गैर कोई भी सरकारी पद जो है वो अवैध व्यक्ति अगर धारण करके बैठा तो उसके लिए न्यायालय जारी कर सकता है, और वो कौन सा होता है? अधिकार परीक्षा, जिसमें पूछ सकता है न्यायालय कि आप किसके अधिकार से ये काम कर रहे हैं, और जब तक उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, तो कौन सा होता है? परमादेश। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो वो कौन सा? अधिकार परीक्षा। तो ये थे हमारे आज फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो है यूपीएससी वगैरह और एसएससी वगैरह में पूछे जा चुके हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।